वेलकम गाइस। तो आज हम फिर से आ गए हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट द लास्ट लेसन को लेकर के, जो कि लिखा है एल्फोंस डोडेट ने। और ये आपकी बुक फ्लेमिंगो का फर्स्ट चैप्टर है। एल्फिस डोडेट जो है वो एक फ्रेंच नॉवलिस्ट शॉर्ट स्टोरी राइटर है। जो इनका लास्ट लेसन है वो उस टाइम का है जब फ्रेंको पर्सियन वॉर चल रही थी 1870 और 71 के अराउंड। और उसमें क्या था कि जो फ्रांस था उसको डिफीट कर दिया था पर्सिया ने। और जो पर्सिया है उसमें कौन-कौन से नेशन थे? जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया कुछ पार्ट, पोलैंड और जर्मनी उसमें आते थे। इस स्टोरी में जो फ्रेंच के डिस्ट्रिक्ट थे एल्सेस एंड लॉरेन, क्या हुआ था कि वो पर्सिया के हैंड्स में चले गए थे। और तो उसी की स्टोरी है कि वहाँ पर क्या-क्या चेंजेस आए थे। और यहाँ पर एक स्कूल है जिसकी लाइफ के बारे में हमें बताया गया है कि जब वो पर्सिया ने जब उसको ले लिए थे अपने अंडर में, तो वहाँ पर क्या-क्या चेंजेस उसने किए थे। द लास्ट लेसन, ये जो स्टोरी है ये फ्रांस की स्टोरी है। वो उसमें बता रहा है कि जो एल्से और लॉरेन है, जब वो पर्सिया के अंडर में आ गए थे तो क्या-क्या चीज़ चेंज हुआ था, कैसे उनके दिन कट रहे थे। I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles, and I did not know the first word about them. For a moment, I thought of running away and spending the word day out of doors. इसमें बता रहा है वो कि उसने उस दिन बहुत ज़्यादा लेट कर दिया था स्कूल के लिए, क्योंकि वो बहुत डरा हुआ था एम हैमल की वज़ह से। क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो उन सब से पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चन पूछेंगे, जिसका उसे एक वर्ड भी नहीं आता था। और उसको 1 मिनट के लिए लगा कि वो वहाँ से भाग जाए या फिर और जो अपना दिन है वो बाहर ही स्पेंड करे। इट वाज़ सो वार्म सो ब्राइट, जो दिन था वो बहुत ज़्यादा गर्म था और बहुत ब्राइट था। द वर्ड्स आर चिर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, जो वर्ड्स थी वो चिर्पिंग कर रही थी, चहचहा रही थी वुड्स पर, टहनियों पर। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉन मील द पर्सियन सोल्जर वर ड्रिलिंग. It was all more tempting than the rule of participles, but I had the strength to resist and hurried off to school. जो पर्सियन सोल्जर थे वो ड्रिलिंग कर रहे थे, मार्च पास्ट कर रहे थे पीछे के फील्ड में, जो सॉ मिल थी वहां पर। और मैंने मतलब ये सब चीज़ों थी वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग थी, वो अपने तरफ मुझको खींच रही थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। जो पार्टिसिपल के रूल थे उनसे ज़्यादा ये मुझे अट्रैक्ट कर रही थी। बट आई हैड द स्ट्रेंथ ऑफ रेजिस्ट, पर मेरे अंदर जितना भी स्ट्रेंथ थी उसको मैंने करेक्ट किया और हरीड ऑफ टू स्कूल, और जल्दी जल्दी मैं अपने स्कूल के लिए निकल गया। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. For the last 2 years, all over bad news had come from there: the lost battle, the draft, the order of the commanding officer. And I thought to myself without stopping, what can be the matter now? जो बुलेटिन बोर्ड होता है वो जो पहले के टाइम में शहर होते थे या कोई भी जगह होती थी वहां पर लगे होते थे, वहां पर हाई लेवल के ऑफिसर्स वगैरह होते थे या गवर्नमेंट होती थी, वहां पर न्यूज को पोस्ट करवा देती थी, न्यूज को चिपका देती थी, जिससे कि जो नॉर्मल लोग होते थे, पीपल होते थे, उनको देखने में आसानी रहे। तो जब वो जा रहा था टाउन हॉल से निकलता हुआ, तो उसने देखा कि जो बुलेटिन बोर्ड है उसके सामने बहुत ज्यादा क्राउड लगा हुआ है। और वो फिर मन मन में सोचता है कि जो लास्ट 2 इयर्स हैं, पिछले 2 सालों से जितनी भी बुरी खबर है वो यहीं से आ रही है। द लॉस्ट बैटल, बैटल का हार जाना, द ड्राफ्ट, जो भी ड्राफ्ट थे उनका, और जो कमांडिंग ऑफिसर का ऑर्डर था वो भी आ रहे थे। तो वो अपने मन में सोचता है बिना रुके कि अब क्या मैटर हो गया जो इतनी भीड़ बुलेटिन बोर्ड के सामने खड़ी है। Then, as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, "Don't go so fast, bub. You will get to your school in plenty of time." I thought he was making fun of me and reached M. Hammel's little garden all out of breath. मैं जल्दी जल्दी वहां से निकला और मैंने देखा कि जो ब्लैक स्मिथ था और वॉचर जो थे वो मुझे देख रहे थे, जो बुलेटिन बोर्ड पर पढ़ रहे थे। उन्होंने मुझसे बोला, जल्दी मत करो, तुम टाइम से पहुंच जाओगे, अभी बहुत टाइम है स्कूल के लिए। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद वो मेरा फन यानी कि मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, इसलिए मैंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और मैं जल्दी से हाँफते हुए एमएमएल के गार्डन में पहुंच गया। Usually, when school began, there was a great bustle.
which could be heard out in the street. The opening and closing of desks, lesson repeated in unison, very loud, with our hands over our ears to understand better, and a teacher's great ruler wrapping on the table. यूजुअली क्या होता था कि जब स्कूल शुरू होता था तो बहुत ज़्यादा बसर रहती थी, बहुत ज़्यादा शोर-शराबा रहता था, जो कि हम बाहर गली में भी सुन सकते थे। जैसे कि ओपनिंग और क्लोजिंग डेस्क, जो डेस्क होती थी उनको खोलना बंद करने की आवाज़, और जो लेसन होते थे वो रिपीट होते थे बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ में। टीचर जो अपने रूलर को बेंच पर मारते थे उसकी आवाज आती थी। बट नाउ इट वाज ऑल्सो स्टिल, पर अब क्या था कि अब बिल्कुल सब शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमीशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, और मैं चाहता था कि मैं अपने डेस्क पर बिना किसी सीन के क्रिएट किए चला जाऊं। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, पर क्योंकि उस दिन भी जैसे कि संडे मॉर्निंग पर क्वाइट रहता था वैसे ही सब शांत था। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस। मैंने विंडो के थ्रू देखा कि जो मेरे क्लासमेट थे वो पहले से ही अपनी सीट्स पर बैठ चुके हैं। एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। और जो एम हैमल है, जो उनके टीचर हैं, वो इधर उधर चक्कर काट रहे हैं अपने टेरेबल, बहुत डरावने आयरन रूलर के साथ में, जो उनकी आर्म में, उनके हाथ बाजू में रखा हुआ है। I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened I was. मैंने जल्दी से दरवाजा खोला और बिना किसी को, इससे पहले ही कोई मुझे देखे, मैं जाने लगा। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ट। आप समझ नहीं सकते मैं कितना उस टाइम पर ब्लश कर रहा था और कितना डरा हुआ था। But nothing happened. Hamel saw me and said very kindly, "Go to your place quickly, little Franz. We were beginning without you." I jumped over the bench and sat down at my desk. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt. पर मुझे डर लग रहा था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैम अहमल जो थे उन्होंने मुझे देखा और बहुत ही सॉफ्टली काइंडली कहा कि जल्दी से अपने प्लेस पर जाकर बैठ जाओ लिटिल फ्रांस, क्योंकि हम तुम्हारे बिना ही शुरू कर चुके हैं। तो मैं जल्दी से अपनी बेंच पर जंप किया और अपने डेस्क पर बैठ गया। इससे पहले ही मैंने देख लिया था कि जो मेरे टीचर थे उन्होंने बहुत ही सुंदर ग्रीन कलर का कोट पहन रखा था, और उनकी जो शर्ट थी वो फ्रिल थी, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप all embroidered that he never wore except on inspection and prize days। और उनकी जो ब्लैक सिल्क कलर का उन्होंने कैप पहन रखा था, जो कि एम्ब्रॉयडर्ड था, जो कि कढ़ा हुआ था, जो कि वो यूजुअली नॉर्मल डेज में नहीं पहनते थे। जब वो ऐसी ड्रेस पहनते थे तब या तो कोई इंस्पेक्शन होता था या फिर प्राइज डे होता था। बिसाइड द होल स्कूल सीम सो स्ट्रेंज एंड सोलमन। और इसी के अलग, मतलब जो पूरा स्कूल था बहुत ज्यादा स्ट्रेंज, अलग अलग लग रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट was to see on the back benches that were always empty the village people sitting quietly like ourselves. Old Hauser, with his three-cornered head, the former mayor, the former postmaster, and several other besides. पर मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज किया वो ये था कि जो बैक बेंचेस थी, जब हमेशा खाली रहती थी, वहां पर आज विलेज के पीपल बैठे हुए थे। जैसे कि ओल्ड होसर, जिसने थ्री कॉर्नर की हैट पहन रखी थी, फॉर्मर मेयर थे, पोस्टमास्टर थे, बहुत सारे अलग अलग लोग वहां पर बैठे हुए थे। Everybody looked sad, and Hosser had brought an old primer thumbed at the edge, and he held it open his knees with his great spectacles lying across the pages. While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair, and in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the school of Elsie and Lauren. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive."
जब तक कि मैं इस चीज़ को समझ पाता, एम हैमल अपनी चेयर से खड़े हुए और उन्होंने उसी जेंटल टोन में बात की जिसमें वो मुझे बोलते हैं। उन्होंने कहा, माय चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, ये तुम्हारा लास्ट लेसन है जो मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ। द ऑर्डर दैट कम फ्रॉम बर्लिन, जो बर्लिन है वहां से ऑर्डर आया है कि जो एल्सी और लॉरेन के स्कूल्स हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाए। जो न्यू मास्टर है वो कल से आ जाएगा और ये तुम्हारा आज का लास्ट लेसन है। सो इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर कोई बहुत ज्यादा अटेंटिव हो, हर कोई बिल्कुल अच्छी तरीके से आज के लेसन को कंप्लीट करे। What a thunderclap these words were to me! Oh, the witches! That was what they had put up at the town hall. ये एक तरीके से मेरे ऊपर बिजली गिरने जैसा था जब मैंने ये वर्ड सुने। और मुझे फिर याद आया कि ओह, जो टाउन हॉल पर भीड़ लगी थी लोगों की, शायद वहां पर यही लिखा हुआ था, माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, आई मस्ट स्टॉप देयर देन, ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर not learning my lessons, for seeking words eggs, or going sliding on the Sar. My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints, were old friends now that I could not give up. Mr. Hamel, too, the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. फ्रांस जो है उसको ये सुन के बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरीके से थंडर क्लैप उसके ऊपर पड़ती है कि क्या ये मेरा लास्ट लेसन है फ्रेंच का। और वो इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील करता है और वो अपने मन मन में क्वेश्चन करता है कि क्या कभी मैं आज के बाद अपनी जो लैंग्वेज है उसको नहीं पढ़ पाऊँगा और क्या ये मेरा लास्ट लेसन होगा? और वो इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सॉरी फील भी करता है कि मैंने क्यों अपने जो लेसन थे उनको याद नहीं किया और क्यों मैं वर्ड्स को देखने में, उनके एक्स को देखने में और जो सार होती है उस पे से सरकने में ध्यान ज़्यादा दिया। और मैं, जो मेरी बुक्स थी, वो जो मुझे बहुत बेकार लगती थी, बहुत ज़्यादा हैवी थी, भारी थी, जो मुझसे उठती भी नहीं थी, और जो मेरी ग्रामर है और जो मेरी हिस्ट्री, जो मेरे पूर्वजों की हिस्ट्री है, वो सब आज के बाद मेरे ओल्ड फ्रेंड हो जाएँगे, पुराने दोस्त हो जाएँगे। लेकिन मैं इससे गिव अप नहीं करना चाहता और मुझे लगता है कि एम हैमल जो है वो भी गिव अप नहीं करना चाहते होंगे। और जो उनके जाने का आइडिया है, जो उन्होंने बताया है कि वो जाने वाले हैं और मैं उन्हें कभी नहीं देख पाऊँगा। इस सोच ने मुझे उनका जो रूलर जो वो मारते थे उनका और जो उनका रूड बिहेव था, उसको बहुत दूर कर दिया था। मैं उस चीज़ को भूल गया था कि वो कितने क्रैंकी हैं। Poor man! It was in honor of this last session that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. It was because they were sorry too that they had not gone to school more. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was their theirs no more. सो यहाँ जो फ्रांस है उसको समझ में आता है कि जो उसके टीचर एम हैमल हैं, उन्होंने संडे के क्लॉथ्स क्यों पहन रखे हैं, जो कि बेसिकली वो किसी ओकेजन पे या किसी इंस्पेक्शन डे पर पहनते हैं। वो इसलिए पहन रखे हैं क्योंकि वो अपने लास्ट लेसन को एक ऑनर, एक रेस्पेक्ट देना चाहते हैं। और जितने भी विलेज के पीपल पीछे बैठे हुए हैं वो भी बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं क्योंकि वो और ज़्यादा स्कूल नहीं गए थे अपनी लाइफ में। और ये एक उनका तरीका था अपने जो मास्टर हैं उनको, क्योंकि उन्होंने 40 इयर्स की एक बहुत फेथफुल सर्विस दी थी अपनी कंट्री को, तो उसकी एक रिस्पेक्ट के लिए भी वो वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। जो कि अब शायद वो उनकी जो सर्विस है वो नहीं रहेगी क्योंकि वो अब चले जाएँगे कल को। तो इसीलिए वो लोग जो है वो वहीं पे इकट्ठा जो हुए थे, वो उनको रिस्पेक्ट शो करने के लिए इकट्ठा हुए थे। While I was thinking of all this, I heard my name called. It was my turn to receive. What would I not have given to be able to say that dreadful rule of the participle all through, very loud and clear, and without one mistake? But I got mixed up on the first word and stood there holding on to my desk.
my heart beating and not daring to look up. जब मैं ये सब चीज़ सोच रहा था, तो मैंने सुना कि किसी ने मेरा नाम पुकारा और ये मेरी टर्न थी। रिसीट मतलब पढ़ने। That would I not have given to be able to say the dreadful rule of the participle all through. मैं एक भी जो वर्ड था उसके डरावनी जो वर्ड थे मैं उसको पढ़ने लायक नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने चाहा कि इसके जो रूल है मैं बहुत लाउड और क्लियर विदाउट एनी मिस्टेक उसको पढ़ सकूं। पर मैं जल्दी ही मैंने क्या किया कि जो फर्स्ट वर्ड मैंने पढ़ा तो मैं मिक्स्ड अप हो गया और वहां पे खड़ा हो गया अपनी डेस्क पर ही अपनी बुक को होल्ड किए हुए। मेरा जो हार्ट था वो बहुत तेज तेज बीट कर रहा था और मैं बहुत ज्यादा डर रहा था ऊपर देखने के लिए भी। Here Amhamel say to me, I won't scold you, little Franz. You must feel bad enough. See how it is. Every day we have said to ourselves, "Wah, I have plenty of time. I will learn it tomorrow." And now you see where we have come out. Ah, that's a great trouble with Elsie. She puts off learning till tomorrow. Now those fellows out there will have the right to say to you, how is it you pretend to be Frenchmen, and yet you can neither speak nor write your own language, but you are not the roast poor little France we have all a great deal to reproach ourselves with. यहाँ पर एमएमएल बोलते हैं कि सुनो, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं लिटिल फ्रांस, क्योंकि तुम बहुत पहले से ही वेट फील कर चुके हो। एंड देखो ये क्या है कि हम जो डेली डेली हम कहते थे कि हमारे पास बहुत सारा टाइम है, हम इस चीज को कल करेंगे, कि देखो हम अब देखो हम कहाँ पर पहुंचे, अब हमारे पास टाइम नहीं है, कल से हम अपनी लैंग्वेज को नहीं पढ़ने वाले हैं। और जो लोग कहते थे कि हम फ्रेंच मैन हैं, क्या तुम अपने आप को कह सकते हो, क्योंकि ना तो तुमसे लिखनी आती है और ना ही तुमसे बोलनी आती है, जो तुम्हारी खुद की लैंग्वेज है। पर गलती तुम्हारी भी नहीं है लिटिल फ्रांस, क्योंकि ये हम सबकी गलती है। Your parents were not anxious enough to have learned. They preferred to put you to work on a farm or at the mills so as to have a little more money. And I have been to blame also. Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? एमएमएल बोलते हैं कि तुम्हारे साथ-साथ हमारी भी इतनी गलती है, तुम्हारे पेरेंट्स की भी इतनी गलती है, क्योंकि उन्होंने तुम्हें थोड़े से पैसों के लिए मील्स पे और फर्म में भेजा था, और मैंने तुम्हें अपने पौधों में पानी डालने के लिए भेजा, जबकि मुझे तुम्हें अपना लेसन याद करने देना चाहिए था। और जब भी मैं फिशिंग पर जाता था, तो मैं तुम्हें हॉलिडे दे देता था। तो ये हमारी भी गलती है। Then from one thing to another, M. Hammer went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical. और उसके बाद में जो एम हैमल है वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात करने लगे कि वो कितनी ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, कितनी क्लियर है, जो कि उस वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा सुंदर लैंग्वेज वो बता रहे थे कि पूरे दुनिया में सबसे सुंदर जो लैंग्वेज है वो हमारी लैंग्वेज है, फ्रेंच लैंग्वेज। That we must guard it among us and never forget it, because when our people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they hold the key to their prison. Then he opened the grammar and read us our lesson. तो बताते कि हमें अपनी जो लैंग्वेज है उसको कभी भी नहीं भूलना है। ये हमारी एक तरीके से सुरक्षा गार्ड की तरह होती है, जो कि हमें उस पिंजरे में से निकालने के लिए चाबी का काम करती है। और इतना बोलने के बाद उन्होंने अपनी ग्रामर का जो लेसन था हमारा वो खोला और उसके बाद में उसे पढ़ना स्टार्ट किया। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। ऑल ही सेड सीम टू इजी, सो इजी आई थिंक टू दैट। और मैं ये देख के बहुत ज़्यादा अमेज़्ड हो गया, बहुत ज़्यादा शॉक्ड रह गया कि मुझे इतनी अच्छे से वो समझ में कैसे आ रहा है, जबकि आज से पहले मुझे कभी भी इतना समझ में नहीं आया था। I had never listened so carefully, and that he had never explained everything with so much patience. It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away, and to put it all into our heads at one stroke. इससे पहले मैंने कभी भी इतनी केयरफुली नहीं सुना था और मुझे नहीं लगता कि इससे पहले इतने पेशेंस के साथ में
कभी भी मिस्टर हैमल ने एक्सप्लेन किया हो। वो चाहते थे सब चीज़ हमें एक ही दिन में सिखा देना कि उनके पास जो भी उनका है वो सब चीज़ हमारे हेड्स में मतलब हमारे दिमाग में वो चीज़ डाल के जाना चाहते थे। जो भी उनके पास नॉलेज है हमारी लैंग्वेज की वो सब कुछ हमें देना चाहते थे एक ही स्ट्रोक में। After the grammar, we had a lesson in writing. That day, Hammer had new copies for us, written in a beautiful round hand France Elsie's. They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the road at the top of our decks. You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. The only sound was the scratching of the pens over the paper. Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them, not even the littlest one, who worked right on tracing their fish hooks, as if that was French, too. On the roof, the peasants cawed very low, and I thought to myself, will they make them sing in German, even the peasants? ग्रामर के बाद हमारा राइटिंग का सेक्शन था जिसके लिए एम हमल न्यू कॉपीज लेके आए थे और उन कॉपीज पर बहुत सुंदर राइटिंग में फ्रांस एल से लिखा हुआ था और वो बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे कि कमरे में चारों तरफ झंडे फ्लोट कर रहे हों और जो हमारे डेस्क है उस पर भी झंडे लगे हुए हों। सभी लोग अपने-अपने काम पर लग गए और इतनी शांति तरीके से कि सिर्फ़ और सिर्फ़ पेपर पर पेन चलने की आवाज़ आ रही थी, उसके अलावा किसी भी चीज़ तरह की कोई साउंड नहीं थी। एक बार के लिए बीटल्स कुछ उड़ते हुए आई थी, लेकिन किसी ने भी उनके ऊपर अटेंशन नहीं किया, किसी ने भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। सब अपना-अपना काम कर रहे थे। उसने सुना कि जो ऊपर छत पर कुछ कबूतर बैठे थे जो कि आवाज़ निकाल रहे थे, तो वो अपने मन में सोचता है उन्हें देख के कि क्या ये लोग जो हमें जर्मन सिखाने वाले हैं, क्या इनको भी जर्मन में गाना सिखा देंगे? Whenever I looked up for my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in the little schoolroom. Fancy. For 40 years he had been there in the same place, with his garden outside the window and his class in front of him. जब मैंने अपनी राइटिंग करते हुए ऊपर देखा तो मैंने पाया कि जो एम अहमल थे वो अपनी चेयर पर मोशनलेस बैठे हुए हैं और एक चीज़ से दूसरी चीज़ को निहार रहे हैं। वो शायद चाहते थे कि वो हर चीज़ को अपनी माइंड में फिक्स कर लें। वो इसलिए हर चीज़ को बहुत बारीकी से देख रहे थे। स्कूल रूम को और जो भी उसके आस-पास चीज़ें थी क्योंकि वो पिछले 40 सालों से वहाँ पर सेम प्लेस पर थे। और उनका जो विंडो है उसके बाहर उनको उनका गार्डन दिख रहा था, उनके सामने उनकी क्लास थी, तो उससे वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे और उन चीज़ों को अपने मन में बसा लेना चाहते थे, अपने मन में, अपने दिमाग में। Just like that, only the desk and benches had been worn smooth. The walnut trees in the garden were taller, and the hopevine that he had planted himself twined above the window of the roof to the roof. How it must have broken his heart to leave it all, poor man, to hear his sister moving about in the room above, picking their trunks, for they must leave the country next day. But he had the courage to hear every lesson to the very last. After the writing, he had a lesson in history, and then the babies chanted their ba bee bee Boo boo. Down there at the back of the room, old Hosser had put on his spectacles and holding his primer in both hands, spelled the letters with them. You could see that he too was crying. His voice trembled with emotion, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. Ah, how will I remember it, that last lesson. बता रहा है कि जो एमएमएल है वो अपने गार्डन में वॉलनट ट्री को देख रहे हैं और होप वाइन को देख रहे हैं जो कि अब विंडो से रूफ तक पहुंच गई है, छत तक पहुंच चुकी है और वो महसूस कर रहे हैं कि जो उनकी सिस्टर है वो अपना ट्रंक जो अपने बैग है वो पैक कर रही हैं और क्योंकि उन्हें अपनी नेक्स्ट से ही कंट्री से निकलना है। राइटिंग सेक्शन के बाद में उनका हिस्ट्री का लेसन हो था। तब उसने सुना है कि जो बेबीज है छोटे-छोटे बच्चे हैं वो चैंट कर रहे हैं बा बी बी बो बू और जो ओल्ड हॉसर बैठा हुआ है उनकी क्लास में पीछे, वो भी उनकी जो आवाज़ है वो सुन के अपने जो स्पेक्टलेस जो अपने चश्मे हैं उसको उतार के अपने हाथ में पकड़ लेता है
और उनके जैसे-जैसे वो बच्चे बोल रहे हैं, उन्हीं के साथ में उन लेटर्स को स्पेल करने लगता है, बोलने लगता है। यू कुड सी दैट ही टू वाज़ क्राइंग, और उसके बाद में वो जब गा रहा होता है तो रोने लगता है। उसकी जो वॉइस है वो बहुत ज़्यादा ट्रम्बल्ड हो जाती है, जिसकी वज़ह से वो बहुत फ़नी लगती है सुनने में। बहुत ज़्यादा हँसी आने लगती है, लेकिन हम हँसना भी चाहते हैं और रोना भी चाहते हैं। आहा हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन, और उसके बाद में वो एक आहा भरता है कि कैसे मैं इसको याद रखूँगा कि ये मेरा लास्ट लेसन था। All the once the church clock struck 12, then the ageless. At the same moment, the trumpets of the Persians returning from drill sounds under our windows. M. Hamel stood up, very pale in his chair. I never saw him look so tall. My friend, said he. But something choked him. He could not go on. Then he turned to the backboard, took a piece of chalk, and bearing on with all his might, he wrote as large as he could, Vive la France. Then he stopped and leaned his head against the wall, and without a word he made gesture to us with his hand. School is dismissed. You may go. चर्च की जो क्लॉक थी उसमें 12 बज जाते हैं, और उसी टाइम पर जो पर्शियन सोल्जर्स जो ड्रिलिंग कर रहे थे, मार्च पास्ट कर रहे थे, उनके वापस लौटने के टाइम की ट्रम्पेट की आवाज़ आने लगती है, जो कि विंडो से अंदर आ रही थी। उसी टाइम पे जो एम हैमल थे वो अपनी चेयर से खड़े हो जाते हैं, और वो बहुत ज़्यादा पेल लग रहे थे, बहुत डल उनका फेस लग रहा था, बहुत ज़्यादा मुरझाया हुआ लग रहा था। उसने उन्हें कभी भी इतना ज़्यादा मुरझाया हुआ और इतना लंबा नहीं देखा था। वो बोलते हैं, मेरे दोस्तों, आए, पर कुछ चीज़ उनको रोक देती है, वो उस चीज़ को बोल नहीं पाते। तो जब उनसे नहीं बोला जाता तो वो बैक होते हैं और बैकबोर्ड की तरफ देखते हैं। वो एक चॉक उठाते हैं और उस पर लिखते हैं बड़ा-बड़ा, जितना कि वो लिख सकते थे, विव ला फ्रांस, जिसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। और उसके बाद में वो रुक जाते हैं, और वॉल के अगेंस्ट ही उनका चेहरा होता है, और वो वहीं से खड़े-खड़े एक गेस्चर बनाते हैं, एक पोज़ बनाते हैं कि स्कूल इज़ डिसमिस्ड, कि आप स्कूल जो है वो खत्म हो चुका है, अब आप लोग वहाँ से जा सकते हो। सो यही थी स्टोरी द लास्ट लेसन की। बेसिकली हमें इसमें बताया गया है कि हमारी जो लैंग्वेज है, जो हमारी खुद की लैंग्वेज होती है, मदर टंग जो होती है, वो हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है।